नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 8 विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए शुरू करें आज की कक्षा। तो चलिए बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन क्या है। तो जनन सजीवों की अपने समान आकृति, रूप, रंग एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। सजीवों में यह क्षमता होती है कि वह अपने ही समान आकृति, रूप, रंग एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न कर सकें, और यही क्षमता जनन कहलाती है। जनन जो है अन्य जैव प्रक्रमों से भिन्न होती है। किसी जीव के अपने अनुरक्षण या जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी जीव के स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यहाँ दो शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जनन किसी जीव के अपने अनुरक्षण या जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, बल्कि जो और अन्य जैव प्रक्रम है, जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, परिवहन हो गया, तो ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि ये प्रक्रियाएं नहीं होगी, जैव प्रक्रम नहीं होंगे, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि पाचन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, श्वसन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये जो जैव प्रक्रम है, जनन, ये जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। यदि जनन नहीं करेंगे जीव तो भी वो जीवित रहेंगे। तो जनन का फायदा क्या है? जनन से किसी जीव के स्पीसीज की वृद्धि होती है। किसी जीव के स्पीसीज की वृद्धि होती है। यदि घोड़े जनन कर रहे हैं तो उनके स्पीसीज की वृद्धि होगी। यदि पौधों में जनन हो रहा है तो पौधों की स्पीसीज की वृद्धि होगी। मतलब कोई भी जीव जो जनन करेगा तो वह अपने स्पीसीज की वृद्धि करेगा और उनका अस्तित्व बना रहेगा। यदि उनमें जनन नहीं होगा तो धीरे धीरे करके उनकी स्पीसीज जो है वो समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए किसी भी जीव के स्पीसीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उनमें जनन हो। और जनन में देखिए, इसी जो उनके पेरेंट्स की आकृति है, रूप, रंग है एवं गुण है, उसी तरीके से नए जीव उत्पन्न होते हैं, और यह क्षमता जनन कहलाती है। क्या जीव अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? अब जनन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनन की जो मुख्य विशेषता है वो है अपनी प्रतिकृति का सृजन करना। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रतिकृति का सृजन वास्तव में क्या होता है। तो हमें पता है कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, और इन्हीं डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीव अपने पेरेंट्स के समान क्यों दिखते हैं? क्या वजह है? आपके गुण, हमारे गुण अपने माता पिता से मिलते हैं। कोई मम्मी के जैसा दिखता है, कोई पापा के जैसा दिखता है, किसी में दोनों के गुण आते हैं। तो ये किस वजह से होता है? ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो मम्मी के जैसे दिखता है, पापा के जैसे दिखता है? कैसे वो गुण आए? तो वो गुण आते हैं, ये कोशिका के, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, यहाँ विशेष तौर से बात करेंगे हम जनन कोशिका की। तो जनन कोशिका जो है, उनके केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र में डीएनए, इनमें आनुवांशिक गुणों का संदेश छिपा होता है, और यही संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ध्यान रखेंगे, आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वो डीएनए में होता है, और यही डीएनए माता पिता से संतान में जाता है। इसीलिए उनके जो लक्षण हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं। अब कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। किसके लिए सूचना निहित होती है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी।
अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन की जो मूल घटना है वो क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है और ये डुप्लीकेट होता है डीएनए, और वही आगे संतान में जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ समझना महत्वपूर्ण क्या है कि जीव अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। गुणसूत्र के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। यही संदेश एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, माता पिता से संतान में जाता है। अब बात करते हैं आगे कि जनन की जो मूल घटना है वो हमें पता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। अब डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। अब डीएनए की जो प्रतिकृति बनेगी, जो डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, उसके लिए हमारी जो कोशिकाएं हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं, ध्यान रखेंगे। डीएनए की दो डुप्लीकेट कॉपी बनती है जनन कोशिका में, तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। जो जनन कोशिका में 1 से 2 डीएनए बने, 1 से कितने बने? 1 से 2 बने। तो जब 1 से 2 बनेंगे तो उनका अलग होना जरूरी है। इनमें क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद 1 से कितने बनेंगे? 1 से 2 बन गए, ये 1 और 1 2 बन गए। अब जब दोनों बन गए हैं तो दोनों का एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ देखिए, जो डीएनए बना वो तो कहाँ है? ये कोशिका के, ये कोशिका मान लीजिए, कोशिका के बीच में केंद्रक, और केंद्रक में ही डीएनए, ये केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए तो 2 बन गए, लेकिन क्या सिर्फ डीएनए अलग होने से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि कोशिका में डीएनए के अलावा भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, और जब बहुत सारी संरचनाएं हैं तो उनको भी साथ में रहना होगा। जब कोशिका में डीएनए और डीएनए के साथ साथ अन्य जो संरचनाएं हैं, जिनके बारे में हम कोशिका की संरचना जब पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, तो डीएनए के साथ साथ अन्य जो संरचनाएं हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ, देखिएगा, डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोश की संरचनाओं का भी सृजन होता रहता है, और जब वो संरचनाएं बन जाती हैं तब डीएनए की प्रतिकृतियां अलग होती हैं, जिससे एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर दूसरी कोशिका बनाती है। मान लीजिए डीएनए की 2 कॉपियां बनी। कितनी कॉपियां बनी? डीएनए की 2 कॉपियां बनी। अब 2 में से एक हम निकाल लें तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ डीएनए निकालने से उसका कोई उपयोग हम जैव प्रक्रम जनन में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए अकेले नहीं उपयोगी होगा, उसके साथ साथ जो अन्य कोश की संरचनाएं हैं वो भी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि डीएनए प्रतिकृति बनने के साथ साथ जो दूसरी कोश की संरचनाएं हैं वो भी बने, और फिर सब कुछ एक साथ अलग हों, जिससे एक कोशिका जो है 2 कोशिका बनाती है। यहाँ हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं, हम यहाँ सिर्फ डीएनए विभाजन की बात नहीं करते हैं। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, प्रतिकृति तो बनेगी, लेकिन प्रतिकृति बनने के साथ साथ उसके साथ कोश की संरचनाएं भी बनेंगी, और डीएनए कोश की संरचनाएं सब बाद में अलग होंगी और 1 से 2 कोशिका बनेगी। अब बात करते हैं कि जो डीएनए प्रतिकृतियां बनती हैं तो वो क्या अपने माता पिता या फिर जिस कोशिका से बनी है उसी के समान होती हैं? तो कोई भी जीव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है
कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ भिन्नताएं आएगी। ये जो कुछ विभिन्नताएं आएगी, इसी की वजह से जो बनने वाले डीएनए हैं वो एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। मतलब जो डीएनए की प्रतिकृति बन रही है वह मूल डीएनए के समरूप तो होंगी, लेकिन एक समान नहीं होंगी, बिल्कुल एक समान नहीं होंगी। उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं आएगी, और ये जो विभिन्नताएं आती है यही जैव विकास का आधार है। 1 से 2, देखिए जिस चीज की बात कर रहा था मैं कि ये जीव है, एक कोशिका है। मान लीजिए ये कोशिका के अंदर केंद्रक, अब केंद्रक जो है तो केंद्रक में क्या, डीएनए। अब केंद्रक में डीएनए, तो ये डीएनए जो है ये क्या करेगा, ये केंद्रक ये धीरे धीरे करके, यहाँ अमीबा की बात कर रहा हूँ, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के साथ धीरे धीरे डिवाइड करके ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये है कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन भी 2 प्रकार, समसूत्री और अर्धसूत्री, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। समसूत्री दैहिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अब बात करते हैं विभिन्नता के महत्व की। ये जो विभिन्नताएं आई, जो डीएनए की प्रतिकृति बनी, तो बिल्कुल सेम डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती है, उनमें कुछ विभिन्नताएं आती हैं। तो इस विभिन्नता का महत्व क्या है ये देखिए। तो इस विभिन्नता का महत्व क्या है, इस विभिन्नता का महत्व है जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट स्थान की योग्य बनाती है। स्थान में परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां परिवर्तन आ सकता है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन हो सकता है, या किसी उल्का पिंड से हम ये जो स्थान है वह टकरा सकता है। यदि एक समष्टि अपने स्थान के अनुकूल है तथा स्थान में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विभिन्नता है तो विभिन्नता के कारण वो किसी भी समस्या से, किसी भी परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। तो पूरे जीव एक साथ नष्ट नहीं होंगे। यदि विभिन्नता है तो उनकी जीवित कुछ न कुछ जो जीव हैं वो जीवित रहेंगे, उनके जीवित रहने की कुछ न कुछ संभावना होगी। जैसे यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो जब जल का ताप बढ़ेगा तो अधिकतर बैक्टीरिया जो हैं वो मर जाएंगे, लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जो कुछ परिवर्त हैं, जो जीव हैं जिनमें विभिन्नता है, वो वृद्धि करते हैं और वृद्धि करेंगे और वो अपनी स्पीसीज को बनाए रखेंगे। मतलब जिनमें विभिन्नता है जो अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखेंगे और वही आगे सरवाइव करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पहला भाग आपको समझ में आया होगा। आगे एक नए भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।